सुनील, नोट कर ले, तेरे भाई का ना खुद का शोरूम होगा, ग्रैंड ह्यूज विद एसी एंड ऑल। बिल्कुल होगा यार। मैं अपने सपने ऐसे टूटने नहीं दूं। मैं भी नहीं अतुल, मैं भी नहीं। अरे एक बात बताइए, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? पहले गिरता है फिर उठता है, आखिर में तो चलना सीख जाता है ना। हाँ यार, पर गिरकर उठना तो हमारे खून में है। दुनिया यार बेकार में डरा कर रख देती है हम लोगों को। मैं तो किसी से नहीं डरने वाला भाई, बस एक और चांस मिल जाए सीधा मुंबई लौट जाऊंगा। ये यार बचपन से एक ही सपना देखा है, फिल्म फेयर की ट्रॉफी होगी मेरे हाथ में, और वो जू में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स यार, स्टारिंग सुनील राजपूत, और वो नाम ना साल में सिर्फ 3 फिल्में करेगा, तीनों की तीनों ब्लॉकबस्टर्स। बिल्कुल भाई, अभी ये जितने भी है ये बड़े बड़े स्टार्स है, शाहरुख खान, अपना वो अक्षय कुमार, ऐसे थोड़ी बड़े हो गए। इन्होंने भी काफी पापड़ बेले होंगे नहीं? और नहीं तो क्या, वे आउटसाइडर थे, वो भी साड़ी दिल्ली के। बहुत मेहनत की है उन लोगों ने भी, पहले एक टाइम पे स्ट्रगलर्स हुआ करते हैं, आज देख उनको। भाई जिसको सेकंड चांस मिलता है ना, उनकी तो लाइफ ही बदल जाती है। भाई अगर ऐसी बात है ना तो अपना भी टाइम है। तू भी ये ट्रैवल एजेंसी छोड़ कर ना मुंबई लौटेगा और आग लगा देगा, आग बड़े पर्दे पे। और भाई तू भी है ना मोबाइल की दुकान से ग्रेजुएट कर जाएगा, इतना बड़ा शोरूम, इतना पॉश कि जीके की लौंडिया जब गुजरेगी ना, भाई गॉड के करे से बेहोश हो जाएंगी। तेरे नजर ना लग जाएगी। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि हम यार अपनी लाइफ में पहली अटेम्प्ट में फेल हो गए और सड़ रहे हैं इस दिल्ली में, यही सच। मूड खराब कर दिया है। ये बोलना जरूरी था क्या? सच नहीं बोलने से सच बदल थोड़ी जाएगा भाई। हम वो परिंदे हैं जिनके पंख नहीं होते। हम दोनों उड़ सकते, हमारे भी पंख बहुत तगड़े, पर हमारे पंखों के लिए हवा नहीं है मेरे दोस्त। हवा मतलब पैसा, कैपिटल। भाई मुंबई जाकर स्टार बनने की स्ट्रगल के लिए ना कम से कम महीने का 1.5 लाख रुपया लगेगा, और तुझे शोरूम खोलने के लिए कई लाख। घर वाले तो देंगे नहीं। वो लॉटरी तो लगनी नहीं है। फिर बापूजी आएंगे कहाँ से? हमें उनके पास जाना पड़ेगा। मामला है क्या? चाय पी रहा है, दारू पी रहा है, पता भी है क्या बक रहा है? पक नहीं रहा हूँ, कुछ पक रहा है दिमाग में। एक ऐसा प्लान जो हमारे सपनों को सच करेगा। अबे सपना सच नहीं करेगा, तो हमारी जिंदगी को बुरा सपना बना देगा, समझा? अबे तू अभी से क्यों फड़फड़ा रहा है? 75 लाख, आज 75 लाख की हो रही है, आधे तेरे आधे मेरे। मैं मुंबई जाकर एसी में स्ट्रगल करूंगा और तू अपने शोरूम की डाउन पेमेंट कर सकता है कैश में। इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है कि पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे? क्योंकि ये एक सोने की मुर्गी है, मुझे मालूम है उसके माँ बाप उसके लिए 75 लाख ऐसे दे देंगे। अरे यही मैं कह रहा हूँ, तुझे कैसे मालूम कि उनके पास 75 लाख होंगे ही होंगे? वो मेरी बुआ का लड़का है जय गहलोत, और मेरी नीता बुआ है ना, वो पैसों के मामले में बहुत मालदार है। फूफा मुकेश जी के दिल्ली में 5 शोरूम्स है साड़ियों के, रोज का गल्ला लाखों में होता है भाई। कभी कोठी देखे ना उनकी तो चक्कर आएंगे तेरे को। जय जय, चलो बेटा, मैंने खाना निकाल दिया है। अरे 5 मिनट मामा, प्लीज प्लीज। 5 सेकंड भी नहीं, गेम स्टॉप करो और नीचे आ जाओ, वरना मैं वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दूंगी। हाँ अरे मम्मी, मुझे पता है कि आप वाईफाई का पासवर्ड नहीं चेंज करोगे। चलो जल्दी आ जाओ। इकलौता है, बहुत लाड करते हैं उसे। नहीं यार, अबे इसमें बहुत रिस्क है यार, अगर पकड़ेगा ना तो रुकना। कोई रिस्क नहीं है, क्यों टेंशन ले रहा है फालतू का? अबे हम जय को किडनैप करेंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा। तो फटाफट फूफा जी को कॉल करेंगे और मैं किडनैपर वाली जुबान बोलूं। तुझे तो पता है ना मैं किस तरीके का एक्टर हूँ, 1 टेक ओके कर दूंगा। कब करना है? सुनील और अतुल अपने सपनों को जुर्म की हवा देने निकल पड़े थे। 2 साल पहले सुनील अपने घर से फिल्म नगरी मुंबई के लिए निकला था, देश के लाखों युवकों की तरह। फिल्मी सितारा बनने का सपना था उसका। फिर इन 2 सालों में ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से सुनील
एक संगीन जुर्म करने पर उतर आया और अपने एक दोस्त अतुल को भी उसमें भागीदार बना लिया। यहाँ जिंदगी की बात चल रही है तो मजाक कर रहा है। चुपचाप घर के बिजनेस में हाथ बटा, जैसे अमन कर रहा है। अमन को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, इसीलिए वो आपको ज्वाइन कर रहा है। मुझे एक्टिंग करनी है। फिर से वही पागलों वाली बात। अरे एक्टिंग कोई हलवा पूरी है क्या? पता है ना, इतने आसानी से काम नहीं मिलता एक्टिंग का। और इंटीरियर डिजाइनिंग करना आसान है, लेकिन आप कर रहे हैं ना अच्छी तरीके से। ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है, सालों की मेहनत है इसके पीछे। तो मुझे भी मेहनत करने दीजिए ना, मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा आपकी तरह। देखिए जी, मुझे लगता है कि बच्चे को इतना शौक है तो उसे एक बार कोशिश कर लेने दीजिए ना। क्या कोशिश करने दें? पता है ये क्या कह रहा है? मुंबई जाने की बात कर रहा है, फिल्म लाइन में। हाँ हाँ, इसने मुझे सब समझा दिया है। और आप भी तो कभी बरेली से दिल्ली आए थे ना, तब आपके सामने कोई लाइन भी नहीं थी। दिन में कॉलेज और रात में नाइट शिफ्ट करते थे आप। तब की बात अलग थी बीना। पर मेहनत तो वही थी ना, एम्बिशन तो वही था ना पापा। अरे बेटा, मैं दिल्ली में 4 लोगों को जानता था यहाँ आने से पहले। उस समय अप्रेंटिस के मौके थे बहुत। और एक्टिंग का तो तुझे पता है, लक और गॉड फादर के सिवा कुछ नहीं होता। पापा, मुंबई की फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में 70% लोग मुंबई के बाहर से आते हैं, मेरे जैसे। और उन 70% में से 90% लोग 1 वे टिकट निकालते हैं और 3 महीने का खर्चा लेकर आते हैं और अपना करियर मेहनत से बनाते हैं। कोई गॉडफादर नहीं, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं। और लक, उसकी तो बात मत ही कीजिए प्लीज। और वैसे भी पापा, जब हम माँ की कोख से निकलकर दुनिया की गोद में आते हैं, हम किससे जानते हैं? खुद को भी नहीं। फिर हम सीखते हैं, धीरे धीरे हर चीज को सीखते हैं। ये मम्मी है मम्मी, ये पापा है पापा, अरे ये तो मेरा भाई है भाई। फिर हम एक दूसरे को पहचानने लगते हैं और सीखते सीखते बड़ा मजा आता है हमें। और लाइफ क्या है? सीखना तो है। और सीखते सीखते हम सबसे बड़ी चीज क्या सीखते हैं? खुद को जानना, खुद को पहचानना। पापा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, भले ही मैं मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे अंदर का एक्टर क्या है, मेरे अंदर का स्टार क्या है। मैं अपनी एक्टिंग को जानता हूं पापा, यही मेरी जान है, यही मेरी पहचान है। बेटा, दिल से नहीं, दिमाग से सोच। बी प्रैक्टिकल। ऑफ कोर्स पापा, प्रैक्टिकली तो सोच रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाथ हिलाते थोड़ी मैं जू बीच की सैर करने जा रहा हूं। पापा, पूरी प्रैक्टिकल प्लानिंग कर चुका हूं मैं। लाइक कॉस्टिंग, बजटिंग, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आप बताइए ना, आपको जो पूछना है पूछिए। सुनील, ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ पापा, जरूरी है। आपको पता है पापा, भगवान ने हर इंसान को तोहफे में एक टैलेंट दिया होता है। कोई इंसान ऐसे होता है जो तोहफे को जल्दी खोलता है, कोई इंसान ऐसा होता है जो तोहफे को काफ़ी देर से खोलता है। मगर अनफॉर्चुनेट वो होता है जो वो तोहफे को कभी नहीं खोल पाता। फिर लाइफ की आखिरी इनिंग्स में वो लोग सोचते हैं कि हमने इस हुनर के तोहफे को क्यों नहीं खोला, हमने इस हुनर को अपने लाइफ में क्यों नहीं खोला। क्या है जो मैं आगे ले जा रहा हूँ, क्या है जो मैं पीछे छोड़ जा रहा हूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ सवाल पूछने लगता है, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या हूँ, मैं हूँ भी या नहीं। मेरे प्यारे पापा, बताइए ना, जब आप पहली बार इस इंडस्ट्री में आए थे, अपने पहले क्लाइंट को क्या आप जानते थे? नहीं ना। लेकिन जोत से जोत जलती गई, कामयाबी का कारवां बनता गया और बनता गया। जवाब दीजिए ना पापा, चुप क्यों है? सही कह रहा हूं ना मैं? इस बार दिल से बोलिएगा, जुबान से नहीं। क्या एक्टर हूं ना मैं, मतलब सबको सीरियस कर दिया ना मैंने। ओह ब्रिलियंट। बस कर अपनी नौटंकी। जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो एक भी क्लाइंट को नहीं जानता था, लेकिन मुझे अपनी ट्रेनिंग का कॉन्फिडेंस था, मुझे अपना काम पता था। तो आप क्या कहना चाहते हो? मुझे मेरा काम नहीं आता, मुझे एक्टिंग का ABC भी नहीं मालूम। अरे पापा, आप एक बार भी मेरे कॉलेज में प्ले देखने आए होते ना, तो ये आज डिस्कशन करने की नौबत ही नहीं आती। हाँ, मैंने इसके कॉलेज के सारे नाटक देखे। ये वाकई में अच्छा एक्टर है। और पापा, मुंबई जाकर मैं एक्टिंग क्लास भी तो ज्वाइन करूंगा, डांस क्लास ज्वाइन करूंगा। पापा, मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, बस किसी चीज की कमी है ना, वो है आपके आशीर्वाद की। क्या कुछ बजट वगैरह बनाया था तूने? हाँ, वो बात तो कर रखी है मैंने, बाकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको कुछ समय में बता दूंगा। डिटेल्स आ जाए तो दे दियो। भाई, स्टार बनने के बाद भूल मत जाइयो। पागल हो गया है क्या? पता है, मैंने फिल्म फेयर स्पीच भी तैयार करके रखी है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन,
मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे भाई अमन को। आई लव यू ब्रो, दिस इज फॉर यू। अगर जिंदगी में किसी को भी कोई भाई मिले ना तो मेरे भाई जैसा मिले। चल बे, नीचे उतर जा। बहुत हो गई है नौटंकी तेरी, आ जा नीचे। सुनील, तेरे पापा ने हाँ कह दिए। आनंद भाई, शनिवार तक रेडी हो जाएगा ना? वो क्या है, पूजा के लिए एक बढ़िया डेट निकली है। हाँ हो जाएगा। वो थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आई थी लेबर की, लेकिन अब टेंशन नहीं है। पूजा आपकी शनिवार को ही होगी। और हाँ, वो टॉयलेट का टैंक बदलवा रहे हैं, वो थोड़ा जम नहीं रहा है। अरे अमन, वो व्हाइट वाला टैंक निकाल के ना पिंक वाला बिठा दे। अपने पास पड़ा है ना इटालियन मार्बल? ठीक है ठीक है। मैं चलता हूँ आनंद भाई। ठीक है ठीक है। अरे रबर का पैकिंग डाल। हाँ उसके बाद डाल ग्लास। पापा मैं क्या सोच रहा था, 4 आदमी और बढ़ा दूं, दिन कम है हमारे पास काम कंप्लीट करने के लिए। देख ले, 4 से ना हो तो 5 भी ले ले, लेकिन बंदे अच्छे लाइयो, उस्मान से लाइयो। ठीक है ठीक है। हाँ बेटा बोल। हाँ पापा, तो सब कुछ सेट हो गया है और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। तो ये प्रोग्रेस की एकेडमी एक एक्टिंग स्कूल है, लाइक विच इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन मुंबई। पापा मैंने उसका ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया है। और ये जो रियल एस्टेट एजेंट्स है ना लोखंड वाला और वर्सोवा एरिया के बीच में, उन्हें मैंने कह दिया कि मुझे कॉस्टिंग एवरीथिंग ईमेल कर दो। हाँ, फ्लैट्स के बारे में। अच्छा, ये तेरी एक्टिंग क्लास की फीस कितनी है? 1.5 लाख पापा। क्या 1.5 लाख? अरे ऐसा क्या सिखा देंगे 1.5 लाख की एक्टिंग? आई नो पापा, इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, पर वहाँ के जो प्रिंसिपल है ना वो मंजीत कपूर है। मतलब बॉलीवुड के सारे बड़े बड़े स्टार्स ना उनके अंडर से ट्रेनिंग ले चुके हैं। अरे बजट तो मुझे संभालना है ना बेटा। अच्छा सुन, तेरे घर का किराया जिम शिम मिला के तकरीबन कितना बैठ जाएगा महीने का? पापा मुझे ये तो नहीं पता क्या फिगर बनेगी, बट मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अगले 6 महीने बाद ना हमारे लिए फिगर बहुत छोटी होगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, घर पहुँच के आराम से बात करते हैं। ठीक है भाई, एक बार मुंबई पहुंच जाऊं उसके बाद तो स्टार ही बन जाऊंगा मैं। देख लियो, न्यू बॉलीवुड स्टार इज बोर्न। बॉलीवुड के सुनहरे आसमान का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए देश भर से सैकड़ों जवान लड़के लड़कियां रोजाना मुंबई शहर में कदम रखते हैं। इस जादुई महानगर में सरवाइव करने और पहले ब्रेक का इंतजार करने में हफ्ते, महीने और सालों साल भी लग सकते हैं। तब तक हर संघर्ष करने वाला कलाकार सपनों के एक वेटिंग रूम में इंतजार करता है कि आज मेरा नंबर आएगा। लेकिन सुनील को पूरा भरोसा था कि वो सुपरस्टार बनेगा। सुनील बॉलीवुड पर हुकूमत करने के इरादे से आया था, पर हर कलाकार इसी इरादे से आता है। देखिए, बड़े पर्दे पर और टीवी स्क्रीन पर कैरेक्टर क्या बोलता है और कैसे बोलता है, ये स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर तय करते हैं। लेकिन वो कैरेक्टर महसूस क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टर ही तय कर सकता है। एज एक्टर्स आप अपना होमवर्क किस तरह से करते हैं ये तो पर्दे पर नजर आता ही है। एज एक्टर्स ये आपका फर्ज है, सिंगल पॉइंट प्रोग्राम। उस कैरेक्टर को अपनी पर्सनैलिटी में पिरो दो, घोंट दो, उसकी दुनिया में बसो, उसकी जिंदगी जियो, उसके ख्याल सोचो। ऑडियंस को 1 सेकेंड, 1 फ्रेम के लिए भी नहीं लगना चाहिए कि वो कैरेक्टर विवेक है, सुनील है, अजय है, गीता है या प्रिया है। उन 120 मिनटों में सिनेमा के अंधेरे हॉल में ऑडियंस को हर पल यही लगना चाहिए कि वो कैरेक्टर इस फिल्म की दुनिया का एक किरदार है, जीता जागता सोचता इंसान है। और ऐसे कैरेक्टर को तैयार करने के लिए एज ट्रेन्ड एक्टर्स आपके पास कई औजार मौजूद हैं, कॉस्ट्यूम, मेकअप एंड डायलॉग्स। एंड ब्रीथ इन,
सर्टिफिकेट्स क्या है? कागज के टुकड़े। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप पूछिए ना आपको जो सवाल पूछने मुझसे। लेकिन एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं सर, कि आपकी कंपनी को मुझ जैसा एम्प्लॉय कभी नहीं मिलेगा। अगर सुनील सुनील सुनील, नॉट बैड, लेकिन तुम अभी भी 90s के एक्टिंग स्टाइल में फंसे हुए हो। मैंने तुम्हें जानबूझकर ये फिल्मी डायलॉग दिए थे ताकि तुम नई अप्रोच के साथ उसको प्ले कर सको, कैजुअली अंडर प्ले करो। ये सुनील नहीं है, कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर की अपनी मजबूरियां हैं। सिर्फ लाइंस मत बोलो, जो चेहरे के एक्सप्रेशन है ना उनको कंट्रोल करो, इंटरनलाइज करो। श्योर। वंस अगेन फ्रॉम द टॉप। अपने आप को मुझ पर फोर्स नहीं कर सकते विवेक। आखिर क्यों? ऐसा क्या बदल गया हमारे बीच? तुम्हारी आंखें, बाहें, आवाज सब बदल गई है। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता है, डर लगता है, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। 6 महीने साथ रहने के बाद तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकती, समझ गई तुम? मुझे तो 6 हफ्तों के अंदर ही बोल देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा तुम्हारे पास जॉब नहीं इसलिए तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। बट अब तो तुम्हारे पास जॉब भी आ गई है विवेक। तुम तो दिन ब दिन वैशी बनते जा रहे हो। दर्द देना तुम्हारी फितरत बन गई है। फितरत तो तुम्हारी नजर आ रही है। किसी और की आंखें, किसी और की बाहें पसंद आने लगी ना तुम्हें। कोई और भी है ना, है कि नहीं? शी, इतना घिनौना इल्जाम। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वेरी नाइस, ब्रिलियंट, वेल डन। हे यार, तुम तो विवेक को एकदम खाई गई। सुपर परफॉर्मेंस, यू नो। थैंक्स। वैसे कल तुम्हारा परफॉर्मेंस भी अच्छा था, सटल, कंट्रोल्ड। मैं तो बस ट्राई करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। खुशी के लिए तो है हम यहाँ। राइट, ओके देन, सी यू। प्रिया, वैसे तुम रहती कहाँ? अंधेरी टेलीफोन एक्सचेंज। और तुम? नियर बाय ओशिवारा बस डिपो। बेसिकली मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ। मेरे डैड नासिक सेटल हुए हैं, वहाँ पर वो एक फैक्ट्री में इंजीनियर हैं। मेरे डैड इंटीरियर डिजाइनर है दिल्ली में। पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे, बट फाइनली जब वो मान गए ना, तब मैंने एक बात दिमाग में ठान ली कि यार जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने पापा को बहुत प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। इतना प्राउड कि यार उनसे कभी कोई आके पूछे ना कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो ऐसे गर्व से बोले मेरा बेटा ना स्टार है। सेम स्टोरी मेरे साथ भी, नो। और मैं तो लड़की हूँ, सो जस्ट इमेजिन। तुमने ऑडिशंस देना शुरू किया? नहीं तो तुमने शुरू किया? हाँ, इनफैक्ट एक एड भी किया। ओह ब्रिलियंट। कौन सा? कब आ रहा है ऑन एयर? छोटा सा है, कार क्लीनर का। कब आएगा भगवान जाने। सही है यार, मैं भी शुरू करता हूँ ऑडिशंस देना। यू मस्ट। वो कहते हैं ना, एक्टिंग स्कूल तो हमें सिर्फ कुएं तक ले जा सकता है, बाकी पानी पीने का काम तो हमें ही करना होगा। इसलिए जो भी काम मिले जस्ट ग्रैब इट। यार जय की क्लास कब छूटेगी? 1:30। भाई 1:05 हुए, पूरे 25 मिनट है। क्या करेंगे 25 मिनट? देख, फिर से एक बार प्लान बता दो। बेल वहाँ बजेगी, स्कूल की गेट खुलेगी, जय बाहर निकलेगा, मैं उसे स्पॉट करूंगा उससे पहले कि वो स्कूल बस में चढ़े। हाँ, बोलेगा क्या उसे? यार मैंने सारी लाइनें तो रट ली हैं एकदम कैरेक्टर में। हाय जय, मूवी देखने चलोगे? मूवी देखने चले? हे प्रिया, मैं सोच रहा था कि मूवी देखने चले, मे बी कॉफी, मतलब व्हाटएवर, जो भी तुम्हें सही लगे। कॉफी ठीक है। कॉफी अच्छी लगी तो फिर मूवी। और अगर मूवी अच्छी लगी तो फिर 2 टाइट थप्पड़। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। प्रिया, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। आई लव यू, और इसे मेरा प्रपोजल भी समझ लो। रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूँ। मेरा आंसर यस है। आई लव यू टू। हाँ प्रिया। कहाँ हो सुनील? मैं ऑफिस में नहीं हूँ, पर कुछ काम से बिजी हूँ। 2 दिन से तुम आए नहीं हो, कॉल नहीं, मैसेज नहीं। हाँ, वो शेड्यूल काफी टाइट चल रहा है ना, इसीलिए। बाय द वे, एक गुड न्यूज़ है, हम लोग कल मुंबई लौट रहे हैं। क्या? हाँ, हमने जो बीच में छोड़ा था ना,
उसे रीस्टार्ट करना है। आर यू सीरियस? मैं एक्टिंग के बारे में कभी मजाक करता हूँ क्या प्रिया? लेकिन फंडिंग कैसे होगी सुनील? तुम फंडिंग की टेंशन मत लो, हम 1-2 साल के लिए अच्छी तरीके से संभाल लेंगे खुद को मुंबई में। कैसे किया तुमने, बताओ ना। थोड़ी देर में जब मिलूंगा तब सब बताऊंगा, ठीक है? ऑल सॉर्टेड ब्रो, प्रिया रेडी है ना? किसके लिए? वो अपने प्लान के लिए। और किसके लिए? अभी तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे लगा हम उसको उसके घर पे रख रहे हैं। उसके घर पे नहीं रखेंगे तो किसके घर पे रखेंगे? अरे उसके यहाँ पर ही रखेंगे, उसकी टेंशन मत ले, मैं बाकी सब संभालूंगा। अरे चौधरी साहब, हम गए थे वहाँ 3 थो टेम फुनवा। अरे चौधरी साहब, हम गए थे वहाँ 3 थो टेम, हमने फुनवा लगाने की कोशिश भी की, लेकिन हमें पंकज जी मिले ही नहीं। Hi, my name is Sunil Rajput. I stand 5 feet 10 inches tall. I'm 23 years of age and my profiles are... अरे चौधरी साहब, कितनी बार गए हम वहाँ? 3... सॉरी सर, पहला लाइन क्या था? 1 सेकेंड सर। अरे चौधरी साहब, हम गए तो थे वहाँ। 1 मिनट सर। अरे चौधरी साहब, हम गए थे वहाँ 3 थो टेम, कितना फुनवा लगाने की कोशिश किया और ये ससुरा पंकज फोन ही नहीं उठा रहा है। क्या आपके घुटनों का दर्द आपको घर पर बैठने पर मजबूर कर रहा है? क्या कोई भी स्प्रे, ऑइंटमेंट या नी कैप आपके दर्द को दूर नहीं भगा पा रहा? अगर ऐसा है तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। घर ले आइए गुड फ्रेंड पेन रिलीवर। इसे आप कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन में, वॉक पर, ऑफिस में, जहां भी हो। इसकी जादुई वाइब्रेशंस आपकी नसों को ऐसी हीट देता है जिससे आपका दर्द भाप बनकर चुटकियों में गायब हो जाता है। इसकी जापानीज टेक्नोलॉजी से बनी वेलक्रो अटैचमेंट आपको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिससे आप जहां मर्जी इसे अटैच कर सकते हैं। बस इसे अपना साथी बनाइए और दर्द को दूर भगाइए। कपिल भाई, आपको क्या लगता है मुझे ये रोल मिल जाएगा? देख, क्रिएटिव और डायरेक्टर्स के हाथ में है। मेरा काम है शॉर्टलिस्ट करके अंदर पहुंचाना। अब अंदर वालों की अपनी पसंद, उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी मजबूरियां हैं। तू अब तक तो वो जान गया होगा। हाँ, लेकिन भाई कोई एक तो ढंग का रोल दिला दो। हर बार ही पापा पूछते रहते कि बिग स्क्रीन पर कब आ रहा हूँ। सच बताऊँ ना यार, तो अभी तो फ्रस्ट्रेशन भी होने लगी है भयंकर वाली। एक बात बोलूं फ्रैंकली? क्या? मुझे रोल नहीं मिलेगा? ना, वो बात नहीं। देख सुनील, असिस्टेंट डायरेक्टर्स पहले शॉर्टलिस्ट बनाते हैं बिना ऑडिशन के, सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ्स देखकर। आई एम सॉरी टू से, तेरा पोर्टफोलियो बहुत डाउन मार्केट है यार। हाँ तो भाई पहले बता देना चाहिए था ना, मैं नया पोर्टफोलियो बना लेता हूँ। हाँ बनवा ले, मेरी जान पहचान में एक फोटोग्राफर है, मस्त पोर्टफोलियो बना देगा तेरा। क्या 75,000? हाँ, वो काफी एक्सपीरियंस फोटोग्राफर है ना, इसलिए। और अच्छे पोर्टफोलियो के लिए तो कम से कम 1.5 या 2 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं। अरे टॉप क्लास तो तेरा एक्टिंग स्कूल भी था। क्या हुआ, 4 महीने हो गए, अभी तक तो तू टीवी पे भी नहीं दिखा। बड़े पर्दे की बात क्या करें? पापा, बड़े छोटे सभी पर्दों पर छा जाऊंगा इस पोर्टफोलियो के बाद। एकदम ए लिस्टर्स वाला लुक होगा, एकदम ग्लॉसी, फोन पे फोन आएंगे ऑफर्स के साथ। बस मेरा ये एक बार पोर्टफोलियो बन जाए। ठीक है, कल डाल दूंगा अकाउंट में। आई लव यू पापा, थैंक यू सो मच। पापा, मैं पूरी ट्राई कर रही हूँ ना, बहुत जल्द ऑफर्स आएंगे और कल तो मुझे 3 ऑडिशंस में जाना है। अरे हाँ, अच्छा है बेटा। सुनो, अगर तुम्हें वहां पर कोई भी मुश्किल हो ना तो अपना ईगो मत पकड़ के बैठना, सीधे यहाँ लौट आओ। अरे यार, नासिक में भी जॉब के लिए अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। पापा ऐसा मत बोलिए ना प्लीज, मुझे ये ऑप्शन ही कंसिडर नहीं करना कि मुश्किल होगी। आप लोग मुझे बस पॉजिटिव बातें किया करिए और ये घर की सेफ्टी का लालच मत दिया करिए प्लीज। बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा छोड़ो, कल तुम्हारी 3 ऑडिशंस है ना, उसकी तैयारी में लग जाओ। मेरी तरफ से तुम्हें ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से भी बोल दीजिए ना। अरे तुम्हारी मम्मी ने भी तुम्हें ऑल द बेस्ट बोला है। थैंक यू पापा, मम्मा को भी थैंक यू बोल दीजिएगा। अच्छा, अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे रिहर्स करना है। ठीक है, बाय। शुक्र है कम से कम आपसे तो ठीक ढंग से बात करती है। मतलब मेरे साथ हमेशा ढंग से ही बात करती है वो। मेरा तो कल फोन ही काट दिया उसने, देखा ना आपने, आज भी मुझसे बात ही नहीं की उसने। अच्छा, जरूर तुमने ही कुछ उल्टा सीधा बोला होगा उसे। अरे मैंने तो सिर्फ उससे इतना कहा था कि टीवी भी बुरी चीज नहीं है, कोई सीरियल वीरियल कर लो। बात यह है, अपनी प्रिया रोज ऑडिशंस दे रही है। ऑडिशंस मतलब एक इम्तिहान होता है, उसके जरिए वो लोग तय करते हैं कि ये एक्टर इस रोल के लिए लायक है या नहीं है। अगर वो लायक है तो उसे रोल मिल जाता है। अब वो सब कुछ मुझे नहीं पता है। 1-2 इश्तिहार किए थे उसने, अब वो कब चलते हैं, चलते भी हैं या नहीं भगवान जाने। सुनील, दिस इज सुपर्ब यार। आई मीन लाइटिंग, एक्सप्रेशंस, कॉस्ट्यूम्स सब बहुत सही है। सुपर हॉट, आई मस्ट से। है ना? इसी से अटैक करूंगा इंडस्ट्री को। I'm gonna kill it. You are gonna kill it, dude.
देखना मेरी भविष्यवाणी सच होगी कि बालक तुम्हें अवश्य लीड रोल्स मिलने वाले हैं। सही में, बस यार तेरी बात सच हो जाए। बड़ी दिक्कत हो रही है मॉम डैड अमन को समझाने में, ये स्ट्रगल भी क्या चीज़ है। सेम स्टोरी यार, मतलब मम्मी समझती ही नहीं है, इतने सवाल करती है पूछो मत। पापा लकीली थोड़े सेंसिबल है, बट वो भी कब तक सेंसिबल रहेंगे। पर मेन प्रॉब्लम तो ये है ना कि इंडस्ट्री के बाहर वालों को कौन समझाए कि एक रोल के पीछे कितने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो पदकमल एंटरटेनमेंट का डेली सोप शुरू होने वाला था ना, यू आर ऑलमोस्ट डन एज अ सेकंड लीड। यार उसकी तो बात ही मत करो, मतलब दुखी कर दिया उन लोगों ने। मुझे आज फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि तुम फाइनल हो गए हो, कल ऑफिस आ जाना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मैं खुश, फिर अचानक से रात को कॉल आता है, बोलते हैं कि चैनल इज हैविंग सेकंड थॉट्स, तो द थिंग इज चैनल वांट्स अ नोन फेस। अब मैं क्या करूं? फॉरगेट इट, उनका नुकसान है ना, दे आर लूजिंग आउट ऑन अ स्टार। अच्छा सुनो, कल चलोगे मेरे साथ? कहाँ? सिद्धि विनायक। वो जी जान से मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और दिल से दुआ कर रहे थे, लेकिन वो पहला ब्रेक, वो एक बेहतरीन मौका उन दोनों की झोली में नहीं गिर रहा था। सुनील को 2-3 सीरियल्स में बहुत ही छोटे छोटे रोल्स मिले और प्रिया 3 एड फिल्म्स के आगे जा ही नहीं पाई। दोनों के करियर्स टेक ऑफ हो ही नहीं रहे थे और जब मुंबई जैसे शहर में जिंदगी टेक ऑफ नहीं करती तब मुश्किलें क्रैश लैंडिंग करती हैं। पापा अगले महीने से पैसे नहीं भेजेंगे। बस बेटा बस, बहुत हो गया। अरे 1.5 साल हो गए तुझे मुंबई गए, लाखों रुपए खर्च हो गए तेरे पीछे। क्या हुआ? अपना ये एक्टिंग का भूत निकाल, चुपचाप दिल्ली वापस आ और कोई नया काम धंधा शुरू कर। अब 1 पैसा नहीं भेजने वाला मैं, तुझे समझा? यार रोज 6 ऑडिशंस दे रहा हूँ, कोई कॉल नहीं आ रहा, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है ना, करूँ तो क्या करूँ। वो जो प्रोडक्ट एड्स थे ना, वो भी बंद हो गए। मेरे भी हाथ में कोई काम नहीं है, पैसे भी लगभग खत्म हो गए। यार प्रिया, हमारे में वो बात नहीं है क्या? नहीं सुनील, जस्ट लक की कमी है, इसलिए वो एक दरवाजा नहीं खुल रहा है जो लाइफ बदल दे। यार मुझे तो खुले दरवाजे भी बंद होते हुए दिख रहे हैं, अगर एक दरवाजा खुला है तो वो भी घर का। सॉरी प्रिया, मैं मुंबई छोड़कर जा रहा हूँ। फिर तो मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी। तो तुम भी मेरे साथ दिल्ली आ जाओ, हम कुछ ना कुछ साथ में शुरू करेंगे, फिर शादी भी कर लेंगे। स्टार तो नहीं बन पाया, पर गम तो साथ में कम कर सकते हैं ना, और अपनी रियल लाइफ लव स्टोरी साथ में लॉन्च करेंगे। दिल्ली? दिल्ली कौन सी शूटिंग होती है प्रिया? एक्चुअली वहाँ पर एक थिएटर ग्रुप है, मुझे वहाँ पर ट्राई करना है। थिएटर ग्रुप मतलब नाटक? रुक, तेरे पापा बात करेंगे। हाँ प्रिया, ये दिल्ली का क्या प्लान है? पापा, मैंने यहाँ पर जो ऑडिशंस दिए हैं ना, उनके प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट होने में अभी टाइम है, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप में बिता लूँ। लेकिन प्रिया, दिल्ली में तुम रहोगी कहाँ पर? पापा, मुंबई में भी तो अकेले ही रह रही हूँ। लेकिन बेटा, मुंबई में तुम्हारे दोस्त है ना, तुम्हारे रूममेट्स, तुम्हारे लाइन की। हाँ, तो दिल्ली में भी एक फ्रेंड है, मैं उसी के साथ रहूँगी। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगी और आपको ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। देख बेटा, इस बारे में मैंने आज तक तुमसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन आज एक बात बोलना चाहता हूँ। ये दिल्ली का आइडिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस तुम नासिक आ जाओ, यहाँ नासिक में भी वो थिएटर वेटर होता ही है ना। नहीं पापा, मुझे मेरा रास्ता अपने आप ढूंढना है, और वैसे भी अगर मैं नासिक लौट आऊंगी ना तो एक सांस भी नहीं ले पाऊंगी, थिएटर तो दूर की बात है। हर एक सेकंड फेलियर होने का एहसास होगा। बेटा, घर लौटना मतलब फेलियर होना नहीं है, जिंदगी सबको चांस देती है। शायद तुम्हारा सेकंड चांस नासिक में हो, शायद दिल्ली में हो पापा। ठीक है, मुंबई हो या दिल्ली, हमारी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। सपनों के परिंदे हवा के बावजूद भी उड़ नहीं पाए। अपनी अपनी निराशा और दुख को पैक कर सुनील और प्रिया दिल्ली के लिए निकल पड़े। लेकिन वो जिसे बॉलीवुड का फिल्मी खुमार कहते हैं ना, वो कभी किसी को कहीं और सेटल होने ही नहीं देता। कुछ ही दिनों में सुनील को लगने लगा कि दिल्ली आकर उसने और प्रिया ने अपने सपनों के साथ समझौता कर लिया है।
थैंक यू। तो 3-4 दिनों में तुम्हारे फ्लैट का बंदोबस्त हो जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए यहाँ मैनेज करना। मैं तुम्हें अपने घर तो नहीं लेके जा सकता, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके सुनील, मैं सब समझती हूँ। I'll take it. सुबह का भोला जब शाम को घर लौटे तो उसे अपनी भूल हमेशा याद रखनी चाहिए। चलो अच्छा है तुम हमारे धंधे में आ रहे हो तो एक बात सीख लो, घर बनता है आर्किटेक्ट के हिसाब से, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है घर के हिसाब से, है ना? तो एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, किसी भी त्रिकोण में चौथा कोण बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर मैं त्रिकोण हूँ तो एक्टिंग चौथा कोण है और हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। लेकिन पापा मैं इंटीरियर की लाइन नहीं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो क्या करोगे? मैं सोच रहा था कि अगर आप हेल्प करेंगे तो मैं खुद से कुछ शुरू करना चाहता हूँ। मुझे भी लगता है कि कोई और लाइन होनी चाहिए। दोनों भाई इंटीरियर के प्रोफेशन में मुझे ठीक नहीं लगता। तो फिर से कोई नया धंधा शुरू करोगे? ट्रैवल एजेंसी शुरू करने की सोच रहा हूँ। टिकटिंग, पैकेज टूर्स, काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है उसमें। मतलब फिर से एक नई लाइन? मुझे क्यों देख रहे हैं आप? अब ट्रैवल लाइन ठीक ही तो है ना। पापा इस बार मैं जो भी करूँगा ना बहुत सोच समझ के करूँगा। जो भी करूँगा दिल्ली में ही करूँगा, यहीं एकदम छोटे लेवल से शुरू करूँगा। बस आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, आप हेल्प करोगे ना? अगर ट्रैवल एजेंसी खोलनी है उसे तो ठीक है, मदद करूंगा उसकी। मेरा इतना ही डर है जी कि अगर दोबारा से बात नहीं बनी तो बहुत गहरा सदमा पहुंचेगा सुनील को। जब आदमी कोशिश करना बंद कर देता है तब नाकामयाबी की शुरुआत होती है। लेकिन कोशिश कहाँ की जाए, कितनी की जाए, ये भी उतना ही ज़रूरी है जानना। हम लोग हैं ना उसकी मदद करने के लिए। बाकी उस पर डिपेंड करता है कितना इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्टिंग का भूत उतरे उसके सर से। समझ रही हो? यार विमल, कितने महीनों के लिए फ्लैट चाहिए ये मैं अभी नहीं बता सकता, पर 1 हफ्ते के अंदर चाहिए। काफ़ी अर्जेंट है। देख यार सुनील, कॉलेज की दोस्ती है अपनी, अब तुझे ना तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा फ्लैट है ना यार, वो पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। तो उसकी चिंता मत कर यार, फ्लैट खुलवा कर मैं साफ सफाई करवा लूँगा। यार ये गर्लफ्रेंड का मामला है, मुंबई से आई है। समझ रहा हूँ यार, पर तू तो जानता है ना पापा को, वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि किसी दोस्त को मत दो, किसी किराया देने वाले को दे दो। तो किराया दूंगा ना मैं। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू बता कितना किराया होगा? आ जाओ, वेलकम। तो ये है भाई मेरा फ्लैट। आई मीन अब से तुम लोगों का हुआ। आई एम सो सॉरी यार, मैं कुछ यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह नहीं कर पाया। एक्चुअली बहुत हैक्टिक चल रहा है ना यार सुबह से। वो मैंने वॉचमैन को बोल दिया है, वो सारी क्लीनिंग करा के दे देगा विद इन एन आवर, ठीक है? चाबी। थैंक यू सो मच विमल। थैंक यू मत बोलो यार प्लीज। वैसे भी मुझे इतना बुरा फील हो रहा है कि मुझे अपने कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड से किराया लेना पड़ रहा है। अबे फ्री में तो मैं वैसे भी नहीं लेता तेरे से। मतलब यार तू मार्केट रेट से कम ले रहा है, डिपॉजिट भी नहीं ले रहा है। दोस्ती और धंधा हमेशा अलग रखना चाहिए वैसे, पर तू जो हमारे लिए कर रहा है ना, थैंक यू सो मच मैन। अभी फिल्मी डायलॉग मुझ में मत चिपका तू, हाँ समझा? अरे हाँ, मेरी अतुल से बात हुई थी यार, वो कह रहा था कि तू लौट आया है। तेरी बात हुई उससे? नहीं यार, बट कॉल करने वाला हूँ मैं आज उसे। मैं अब निकलता हूँ और तुम लोग आराम से सेटल हो जाओ, और कुछ भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे जरूर बोलना। चल मेरी जान, बाय बाय मैन। बाय। प्रिया, एक बात बतानी थी। मैं ट्रैवल एजेंसी खोल रहा हूँ, पापा हेल्प कर रहे हैं। बस एक बार ये बिजनेस शुरू हो जाए, फिर मैं हम दोनों का अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा। दैट्स ग्रेट न्यूज़ सुनील, और मैं तुम्हें तुम्हारे काम में हेल्प करूँगी। मुझे अकाउंट्स वगैरह अच्छे आते हैं। आर यू श्योर तुम मेरे साथ काम करोगी? सुनील, हमने लाइफ साथ बिताने का डिसीजन लिया है, तो काम क्यों नहीं? सोचा हम लोग एक मूवी कर रहे हैं जिसमें हम दोनों ट्रैवल एजेंट्स का कैरेक्टर निभा रहे हैं, लीड रोल्स। तुम अभी भी बहुत सैड हो ना?
प्रॉब्लम पता है क्या है प्रिया? तुम्हें याद है हमेशा मंजीत सर क्या कहते थे कि मतलब कैरेक्टर की दुनिया को महसूस करो, उसकी तरह सोचो, उस कैरेक्टर को अपने आप के अंदर डाल दो। जब तक तुम वो कैरेक्टर बन नहीं जाते तुम उसे निभा ही नहीं पाओगे। इसी बात का तो डर है। मैं ट्रैवल एजेंट का कैरेक्टर बन ही नहीं पा रहा हूँ तो उसका बिजनेस कैसे निभाऊंगा? मेरे अंदर का मैं और मेरे अंदर का एक्टर दोनों एक बन चुके हैं और रियल लाइफ में भी मैं अपने अंदर के एक्टर के कैरेक्टर को प्ले करना चाहता हूँ और ना कि सिर्फ एक्टर को बल्कि एक स्टार को। शायद एक दिन हम दोनों को ये किरदार निभाने का मौका मिल जाए, हम दोनों को अपने सपने जीने का सेकंड चांस मिल जाए। ट्रैवल एजेंसी के बिजनेस को 1 साल हो गया था, लेकिन सुनील का सेकंड चांस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुनील का बिजनेस में मन नहीं था और जाहिर तौर पर बिजनेस बहुत ही मंदा था। उसी दौरान सुनील का खास दोस्त अतुल भी अपनी मोबाइल की दुकान में घुटन महसूस करने लगा था। जब सुनील और अतुल दोनों को अगली सांस लेना भी गवारा नहीं हुआ, तब सपनों के परिंदे फिर फड़फड़ाए और इस बार जुर्म ने हवा दी और परिंदे सेकंड चांस की ओर उड़ने की फिराक में लग गए। क्या हुआ पापा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, दीपक अभी तक घर नहीं पहुंचा है। अरे 3:30 हो चुके हैं। अरे वही तो, ये लड़का पता नहीं कहाँ रह गया। चल उसके स्कूल चल के देखते हैं। चलिए। चल चल। पता नहीं दीपक कहाँ होगा। हो सकता है उसकी एक्स्ट्रा क्लास हो। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं था उसका आज। मुझे तो लगता है कुछ गलत हुआ है। हर रोज 1:45 बजते ही घर पहुंच जाता था और आज 4:30 बज गए, अभी तक घर नहीं पहुंचा। एक तरफ दीपक गुप्ता के घर वाले उसे ढूंढने के चक्कर में पूरी दिल्ली को सर के बल उलट रहे थे और दूसरी तरफ सुनील अपने किडनैपिंग प्लान के दूसरे और अहम भाग को अंजाम देने में लगा था। पर सुनील के सामने एक पेचीदा अड़चन थी, प्रिया। सुनील, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारा इरादा क्या है? हाँ, इरादा हमारी आज़ादी है। जरिया दीपक के पापा। दीपक के बदले हम 75 लाख मांगेंगे। दीपक के बदले में? तुमने इस बच्चे को किडनैप किया है। जब तक वापस पैसे नहीं मिल जाते वो हमारे साथ ही रहेगा। सुनील भैया दरवाजा खोलो ना। ओह शिट, तो यहाँ से घर जाने इससे पहले कि बवाल मचा हमें कुछ करना पड़ेगा। अतुल रुको, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। आवाज नीची, आवाज नीची। आप कौन हो और बाहर वो दीदी चिल्ला क्यों नहीं है? सुनील भैया को बुलाइए ना। सुनील भैया! बच्चे को कुछ नहीं होगा, बस पैसे लेंगे और वापस मुंबई चले जाएंगे। एक बार फिर हमें स्ट्रगल करने का मौका मिलेगा। बहुत ईमानदारी से स्ट्रगल करेंगे, अपने सपने सच करेंगे। किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता, हमारा खुद का भी नहीं। हो गया भाई, लड़का अगले 6 घंटे के लिए बेहोश रहेगा। सही है। सुनील, मैं इसमें शामिल नहीं होने वाली हूँ। ये गलत है और मुझे अपनी लाइफ ऐसे नहीं बनानी है। दिस इज द क्राइम। नहीं बनानी है मतलब क्या होता है? हाँ, ये किडनैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब आगे की गेम हमारे साथ सिर्फ खेलते जाओ। बिल्कुल नहीं। क्या कर रही हो ये? हाँ, क्या कर रही हो? समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है ना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? शायद तुमसे भी ज्यादा, शायद सबसे ज्यादा मेरा यही एक मौका है मुंबई वापस जाकर एक स्टार बनने का। पर तुम उसके बीच में आई और मेरे प्लान को बिगाड़ने की कोशिश की ना, तो ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें इस प्लान में घसीटना पड़ेगा। समझी तुम? और ना चाहते हुए भी तुम इस प्लान की भागीदार बन चुकी हो। तुम्हें हो क्या गया है सुनील? यू आर टॉकिंग लाइक अ क्रिमिनल। सच्ची? पता है प्रिया, मैं ना क्रिमिनल का कैरेक्टर घोल के पी चुका हूँ। और एक अच्छा एक्टर तो वही होता है ना जो अपने कैरेक्टर को अच्छी तरीके से निभाता है। देखना, इस कैरेक्टर की वजह से मैं एक बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा बहुत जल्द। मैं तुम्हें अपने स्टारडम में इनवाइट कर रहा हूँ। तुम अगर नहीं आना चाहती हो तो मत आओ, लेकिन टांग मत अड़ाना। समझी तुम? टांग मत अड़ाना। स्कूल अथॉरिटीज़ बता रहे कि दीपक लास्ट पीरियड तक क्लास में था, उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं थी। और सर ये भी कि छुट्टी होने के बाद वो सबके साथ स्कूल गेट तक बाहर भी आया। आपका बेटा दीपक स्कूल से घर तक रोज चलकर आता है। हम आपको बता तो चुके कि पैदल आता है,
6 मिनट का रास्ता है हमारे घर से स्कूल का। 1:40 पे उसका स्कूल छूटता है, 1:45 को तो वो हर रोज घर पहुंच ही जाता है। अब ये रोने से क्या होने वाला है? चुप करो। मैंने उसके सारे फ्रेंड्स के घर पर चेक किया है, वो किसी के घर पर नहीं है। कोई है जिसके साथ वो जा सकता है? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार वगैरह? क्यों जाएगा? किसके साथ जाएगा? और वो भी बिना बताए? 13 साल का लड़का है वो। गुप्ता जी, महिमा नगर जहाँ पे आपके बेटे का स्कूल और आपका घर दोनों है, एक भीड़ भरा इलाका है। अगर आपके बेटे को किसी ने जबरदस्ती उठाने की कोशिश की होती तो वो चिल्लाता जरूर। गुप्ता जी, इसलिए हम पूछ रहे हैं, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा जिसको आपका बेटा पहले से जानता हो, जिसने बातों में बहला फुसला कर आपको बेटे को अगवा कर लिया हो? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि कोई मेरे ही बच्चे को क्यों अगवा करेगा। आपके बेटे के फोटोग्राफ्स और सारी डिटेल्स हमने सारे पुलिस स्टेशन में भेज दिए। बहुत जल्दी हम आपके बेटे को ट्रेस कर लेंगे। प्रिया, अरे भूखे रहने से आज तक किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्या? जस्ट गेट आउट, ओके? गेट आउट तो हम दोनों होंगे, सीधे मुंबई। तब तक के लिए यहाँ से कोई नहीं जा रहा, ना मैं और ना ही तुम। ये प्लेट इधर रखिए, प्लीज खा लेना। हम लोग अभी तक यहीं क्यों हैं? प्रिया पूरी रात सोई नहीं है, सोएगी भी नहीं, ध्यान रखना उसका। हेलो गुप्ता जी, आपके बेटे को मैंने किडनैप किया है, उसके लिए आपको मुझे पैसे देने होंगे। हेलो गुप्ता, अगर पैसे देने। हेलो गुप्ता जी, तेरे बेटे को किडनैप किया मैंने। हेलो गुप्ता, 75 लाख रुपए। उस कैरेक्टर को अपनी पर्सनैलिटी में पिरो दो, घोंट दो, उसकी दुनिया में बसो, उसकी जिंदगी जियो, उसके ख्याल सोचो। हेलो। हेलो गुप्ता। हाँ, कौन बोल रहा है? बोलना तो तू चाहता है दीपक से। कहाँ है मेरा बच्चा? सो रहा है मेरी जेब में। तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। कितने पैसे दे सकता है अपने बेटे के लिए? तुम बताओ, तुम जो कहोगे मैं दे दूंगा। बताओ तुम। 75 लाख। और एक बात याद रखना, ये कोई सौदा नहीं है, फीस है, तेरे बेटे की जान की फीस। नहीं 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 नहीं, कोई सौदा नहीं करूंगा। तुम बताओ, तुम्हें पैसे कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, मैं लेके आता हूँ ना। क्या बात है गुप्ता जी, आपकी जुबान तो एकदम तेजी से चल रही है। सच सच बताओ, कोई पुलिस वाला खड़ा है ना आपके बगल में जो ये सारी चीजें आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है? गए थे ना आप पुलिस के पास? हाँ हाँ, मैं गया था, मैंने कंप्लेंट भी की थी, लेकिन मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगा, कहूंगा मेरा बच्चा मिल गया है। तो एकदम मेरे वाले डायलॉग बोलने लगा है। शाबाश। सबसे पहले कल तू पुलिस की कंप्लेंट वापस ले लेना, और फिर मैं तुझे फोन करूंगा, आगे की स्क्रिप्ट सुनाऊंगा। और अगर उस दौरान तूने अगर स्क्रिप्ट में कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश की या अपने मन से कुछ भी करने की कोशिश की, तो तेरे बेटे का सीन मैं अपने स्क्रिप्ट से काट दूंगा, समझा? तेरा बेटा मारा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत। हेलो हेलो। कहाँ है दीपक? क्या हुआ? किडनैप हो गया वो, 75 लाख रुपए मांग रहे हैं। पापा, पर वो है कहाँ? अरे किडनैप हुआ तो किडनैपर के पास होगा ना, वो क्या अपना पता बताएगा? पागलों जैसी बात करता है। पुलिस को मत बताइएगा, पुलिस को मत बताइएगा। मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया ना तो देखिएगा आप। अरे वो सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है वो। अरे मेरा भी बेटा है वो। बे तू क्यों फिक्र कर रहा है? वो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे यार, बस पैसे पहुंच जाने चाहिए, दैट्स इट। कल सुबह एक प्लेस डिसाइड करनी होगी हम दोनों को। लेट्स डू वन थिंग, दिल्ली में नहीं मिलते, दिल्ली से बाहर मिलते हैं। सुनील, अतुल, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, जस्ट ड्रॉप दिस आइडिया, तुम लोग फंस जाओगे। क्या बोल रही हो यार? बी पॉजिटिव प्लीज।
हमारा प्लान एकदम सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कल पैसे भी मिलने वाले 37.5 लाख। ये पागलपन है। मैं इस प्लान का हिस्सा कभी नहीं थी, ना हूं और ना होंगी। ये सही तरीका नहीं है सुनील। तो सही तरीका क्या है? हाँ बताओ ना। किसी ने हमें हमारी काबिलियत के हिसाब से काम दिया क्या? किसी ने हमें खड़ा तक रहने दिया क्या वहां पर? ये जिन पैसों के तुम ख्वाब देख रहे हो ना सुनील, ये भी तुम्हें कोई इज्जत नहीं दिलवाएंगे। पैसा पावर है। पैसे की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करो प्रिया। पैसे की वजह से गुप्ता को उसका बेटा मिल जाएगा। पैसे हमें हमारे माँ बाप की मेहरबानियों से आजाद करवाएगा। पैसा हमें स्टार बनाएगा। You've completely lost it। तुम पागल हो गए हो। जुर्म के नशे में भ्रमित अतुल और सुनील ने अपने आप को मना लिया था कि वो इस किडनैपिंग में कामयाब हो जाएंगे और फिरौती के पैसों से वो अपने सपने खरीद पाएंगे। और दूसरी तरफ एक हताश और बौखलाया हुआ करोड़पति पिता जो अपने बच्चे को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया था। और तीसरी तरफ थी पुलिस, जिन्होंने सैकड़ों भ्रमित मुजरिम और पीड़ितों के बौखलाए हुए घर वाले देखे थे। वो ठंडे दिमाग से जुर्म को रोक कर मुजरिम तक पहुंचने की तैयारी में थे और सुनील के इस टेलीफोन कॉल ने इन्वेस्टिगेशन का खाता खोला। लेकिन आपको कैसे पता चला? हमें कैसे पता चला? हम आपका फोन टाइप कर रहे थे गुप्ता जी। मेरी मर्जी के बिना? आपकी मर्जी के बिना तो आपका बेटा भी किडनैप हुआ है। मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन मेरे लिए मायने रखता है आपके बेटे को सही सलामत आप तक पहुंचाना और उन किडनैपर्स को उनकी सही जगह पर पहुंचाना। आप बात मानते क्यों नहीं? अगर आप हमारे बच्चे की भलाई चाहते हैं तो प्लीज प्लीज ये कंप्लेंट कैंसिल कर दीजिए। प्लीज जाइए यहां से। अगर पुलिस के पास गए तो अपने बच्चे का कभी मुंह नहीं देख पाओगे। ये किडनैपर्स का एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता है। पर आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपका काम बन रहा था जिसे हम बिगाड़ देंगे। हम बस एक ही काम बिगाड़ेंगे और वो किडनैपर्स का। गुप्ता जी, जब भी किडनैपर्स का कॉल आता है उनसे कहिएगा कि आपने पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली और पैसों की डिलीवरी पता कीजिए। सर, कॉल किसी रतन चौरसिया के फ़ोन से आई थी, लखीमपुर उत्तर प्रदेश से। यूपी पुलिस को ट्रैकिंग के ऑर्डर दे दिए सर। तो जाहिर सी बात है रतन चौरसिया किडनैपर नहीं है, लेकिन ये रतन चौरसिया हमें किडनैपर्स तक पहुंचाएगा जरूर। सर, आपके बेटे दीपक ने उस वक्त शोर क्यों नहीं मचाया जब उसे किडनैप किया गया? मुझे लगता है या तो किडनैपर बहुत ही फ्रेंडली किस्म का इंसान जो 4-5 सेकंड में बच्चों से दोस्ती कर लेता है, या फिर दीपक किडनैपर को पहले से जानता था। गुप्ता जी, वैसे आपके यहाँ कौन कौन काम करता है? जी हाँ, हमारे 2 लोग काम करते हैं। एक फरीदा है जो घर का काम करती है और एक ड्राइवर है मंगेश। आपको लगता है नौकरों ने कुछ किया? गुप्ता जी, हम सब पर शक करते हैं, हर चीज पर सवाल करते हैं। मुझे बस ये जानना है कि उस वक्त आपके बेटे दीपक ने शोर क्यों नहीं मचाया और किडनैपर्स को ये कैसे पता चला कि आप लोग पुलिस के पास गए थे? किडनैपर ने चांस लिया या फिर उसको किसी ने यहां से टिप दी? फरीदा हमारे यहाँ 4 साल से काम कर रही है और हमें उससे कोई शिकायत नहीं। मंगेश भी 6 साल से काम कर रहा है, उससे भी हमें कोई शिकायत नहीं है। गुप्ता जी, आपके यहाँ मिठाइयों की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन लालच, गुस्सा और जलन, इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती।
सोचा कुछ? यार यहाँ से निकलना होगा। तो कब निकलेंगे? सब्र कर यार। सब्र कर? सब्र की हद पार हो चुकी है सुनील। अब कितना सब्र और कितना इंतजार? सब्र कर। जी हाँ, ये तो हमारे पति का नंबर हुआ करता था। अभी कहाँ है तुम्हारे पति? और अभी भी वो यही नंबर यूज़ कर रहे हैं? जी, उनको गुजरे हुए 3 साल हो गए। और 3 साल से ये नंबर उनके नाम से रजिस्टर्ड है? जी, उनका फ़ोन चोरी हो गया था। और आपने ज़रूरी नहीं समझा कि ये नंबर बंद करवा दिया जाए? वो अचानक चले गए थे। 1 साल तो सदमे में ही निकल गया। अच्छा, दिल्ली में कोई रिश्तेदार? जी नहीं, दिल्ली में कोई रिश्तेदार नहीं। सर, किडनैपर्स के पास चोरी का मोबाइल था, किसी रतन चौरसिया के नाम पर, जो 3 साल पहले मर चुका है। कॉल लोकेशन? केसरी नगर। मैंने सारे इन्फॉर्मर्स काम पे लगा दिए और दीपक गुप्ता की तस्वीरें भी उन्हें दे दी। नौकरानी फरीदा, ड्राइवर मंगेश, दोनों के पास परफेक्ट एलाबाइज है। फरीदा छुट्टी पर गई थी अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जिस दिन किडनैपिंग हुई, और मंगेश गुप्ता की दुकान पर था। वैसे दोनों के आदमी भी हो सकते हैं। द्विवेदी, दोनों के पीछे अपने आदमी लगा दो सर। और जल्दी। किडनैपर्स ने अभी तक फिरौती की डिलीवरी के लिए कॉल नहीं किया है। हाँ सर, अजीब है और चिंताजनक भी। ये किडनैपर्स कर क्या रहे हैं और चाहते क्या है? फिरौती की डिलीवरी का फोन कॉल आया ही नहीं। दीपक के माता पिता को जरा भी खबर नहीं थी कि यह फिरौती कौन मांग रहा है। पुलिस भी अब तक बेसुराग थी। कोई भनक तक नहीं थी कि आखिर बीच बाजार में से दीपक गुप्ता को कैसे अगवा किया गया। तीसरी सुबह एक खबर आई, एक ऐसी खबर जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बच्चे का नाम दीपक गुप्ता है, 2 दिन से गायब है। हाँ, उसका फोटो हमारे पास भी है। बॉडी कहाँ मिली? केसरी नगर में जॉगर्स पार्क है, उसके पास ही पड़ी मिली। किसी ने देखा तो हमें फोन किया। कब की बात है? आज सुबह की। बॉडी एलएनसी जनरल हॉस्पिटल में, पोस्टमार्टम रूम में। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो पैसे लेके तैयार बैठा था और वो तो फोन करने वाले थे। क्या बोले वो? क्या बोले? बोलिए ना, बोलिए ना, क्या बोले वो? आप बोलते क्यों नहीं? पापा, पुलिस ने क्या बोला? पापा बोलिए तो। मेरा दीपक कहाँ है? बोलिए, मेरा दीपक कहाँ है? बोलिए, बोलिए। बहुत हो गया है, चल वापस चलते हैं। एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चल यार, मैं निकलता हूँ। ठीक है। प्रिया, सुनो, अभी है ना, हमें बहुत नॉर्मल सी एक्टिंग करनी होगी। ओके? देखो, हमारे बीच अभी भी कुछ नहीं बदला, हम अब भी लवर्स हैं। कैरेक्टर में आओ प्रिया, अंदर से फील करो, महसूस करो, और पिछले 3 दिन में जो भी हुआ है ना, सब भूल जाओ। हमारे 2 साल के रिलेशनशिप को याद करो प्रिया, हमारा प्यार। जस्ट फील इट प्रिया। इस वक्त मैं सिर्फ नफरत फील कर रही हूँ एक मर्डरर के लिए, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताने वाली थी। मर्डर नहीं प्रिया, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जैसे सीन में इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता है, वैसे ही यहीं पर भी सीन में इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। अब कैरेक्टर क्या करेगा? जो स्टोरी डिमांड करेगी वो कैरेक्टर को उस हिसाब से एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। इसमें गलती क्या है? तुम्हें ना एक नॉर्मल लड़की का रोल सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे और अतुल के लिए भी प्ले करना होगा। तुम्हारी एक्टिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे एक भी गलती हुई ना, फिर चाहे वो एक डायलॉग हो या एक छोटा सा एक्सप्रेशन, हम तीनों के तीनों पकड़े जाएंगे। और एक चीज याद रखना, सजा कभी बांट कर हिस्सों में नहीं मिलती, इसीलिए कैरेक्टर।
दीपू उठ जा, मेरा बच्चा। सर, सेल लोकेशन भी केसी नगर था, जहाँ से फिरौती का कॉल किया गया था। यहीं कहीं आसपास रखा होगा उन्होंने दीपक को। सर, रात को आके लाश को यहाँ डाल दिया होगा और भाग गए होंगे। दिन में फिरौती मांगते हैं और दूसरे दिन कॉल करने की बात करते हैं, और उसके अगले दिन सुबह बच्चे को मार डालते हैं और उसी रात बच्चे को यहाँ फेंक देते हैं। जाहिर सी बात है बच्चा खतरा बन गया था, क्योंकि बच्चा किडनैपर्स को पहचानता था। द्विवेदी सर, 19-20 सितंबर की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। थोड़ा और जूम करो। बाइक का नंबर मिल जाता तो आसान हो जाता। ब्लैक कलर की 100 सीसी बाइक लग रही है सर। हाँ, लेकिन दिल्ली में ऐसी बाइक लाखों की तादाद में होंगी द्विवेदी। पर चलो कोई नहीं, एक काम करो, इसके प्रिंट आउट सब जगह सर्कुलेट कर दो। कैसा चल रहा है बेटा तेरा कामकाज? ठीक है। ठीक नहीं चल रहा है। तेरे ट्रैवल एजेंसी की हालत बहुत खस्ता है। पाई पाई का हिसाब मालूम है मुझे। बेटा मेरी बात मान, एक साल निकलता जा रहा है, तू अभी तक सेटल नहीं हुआ है। घर का बिजनेस है, हाथ बटा। अमन को देख कितनी अच्छी तरह संभालने लगा है। तू भी ज्वाइन कर ले, हम दोनों हैं ना तुझे सिखाने के लिए। लेने के देने पड़ गए यार। नहीं यार, हमने गलत टारगेट चुना। हमने नहीं, तूने कहा कि ये लड़का सही है। तूने कहा कि उसके माँ बाप मालदार हैं, यूं पैसे दे देंगे यूं। हर फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो कभी वर्कआउट नहीं करते। पर फिल्म नहीं है ना ये, एक रियल लाइफ है, एक रियल लाइफ। सुनील यार, सुनील भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मुझे भी, लेकिन एक अच्छे एक्टर के नाते मुझे नॉर्मल पेश आना होगा। तुझे भी एक्टिंग करनी होगी। अरे वही कर रहा हूं भाई। पर तेरी जो एक्ट्रेस है प्रिया, वो ये कर पाएगी? यार वो तो एक अलग कैरेक्टर है, लेकिन है तो हमारे ही साथ ना, कर लेगी वो नॉर्मल वाली एक्टिंग। नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बेटा, तुम्हारी आवाज ही सब कुछ बता रही है। तुम दिल्ली में बिल्कुल खुश नहीं हो। बेटा गुस्सा मत होना, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछूं ही नहीं, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। देखो तुम्हारी मम्मी और मेरा तेरे सिवा और है ही कौन। मैं जानती हूँ पापा, आपने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। देखो मैंने हमेशा तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे फैसले की इज्जत की है, लेकिन कभी कभी बड़ों के तजुर्बे की भी इज्जत करनी चाहिए। पापा मैं घर आना चाहती हूँ। तो आ जाओ ना, आज ही आ जाओ। अरे तुम्हें यहाँ आके जो काम करना है ना वो करो। आज रात की फ्लाइट की टिकट भेज दो। नहीं नहीं पापा, मैं आपको बता दूंगी, मुझे अभी और 2-4 दिन चाहिए। ठीक है बेटा, तुम अपना टाइम ले लो, लेकिन बेटा कभी ये मत सोचना कि घर लौटना मतलब फेल्योर है। अरे फेल्योर तो तब होता है जब हम कोशिश करना बंद करते हैं। तुम्हें तो यहाँ पर आके भरपूर कोशिश करनी है, जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी है। पहले से ही इस जुर्म में शामिल होने से इनकार करने वाली प्रिया अब टूटने लगी थी। उसे घर वापस जाना था। पुलिस को इस बात का आभास था कि इस किडनैपिंग और मर्डर में किसी अंदर वाले का हाथ है, लेकिन वो हाथ रोशनी में तब आया जब एक बहुत ही अजीब और साधारण खबर पुलिस के हाथ लगी। साहब, वो नौकरानी फरीदा और ड्राइवर मंगेश, वो दोनों को थोड़ी देर के लिए अलग कीजिए। और हाँ, एक और एंगल है, जरा उसको टटोलिए। कौन सा एंगल? ये जो ऋषिकेश गुप्ता है ना, इसने 3 महीने पहले अपने पूरे घर का काम करवाया था, इंटीरियर। तो सोचिए साहब, इतने बड़े घर में काम हो रहा है,
कितने लोग शामिल हुए होंगे, कारीगर, कामगार, सुपरवाइजर, और इतने आलीशान घर में तो किसी की भी नीयत फिर सकती है। मैंने रेनोवेशन करवाई थी और उसका कॉन्ट्रैक्ट आनंद राजपूत को दिया था। मेरी सारी दुकानों का इंटीरियर आनंद राजपूत ही करता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऋषिकेश गुप्ता हमारे बड़े क्लाइंट ज़रूर हैं, लेकिन सबसे बड़े भी नहीं। उनसे भी कई गुना ज़्यादा बड़े क्लाइंट हैं जो रेगुलर अपना काम करवाते हैं, चाहे उनका ऑफिस हो, घर हो, शोरूम, और कभी किसी स्टाफ की शिकायत नहीं आई। और इसे हमारी अच्छी किस्मत कह लीजिए जो भी, लेकिन कभी किसी स्टाफ को बदलना भी नहीं पड़ा है। मतलब रेपुटेशन है, नाम है हमारा इस धंधे में। पर लोग तो बदलते हैं नारायण जी। लोगों की नियत, चरित्र कब, क्यों, कैसे बदला, कभी कभी पता ही नहीं चलता। तो आपको हमारे किसी स्टाफ पे शक है क्या? गुप्ता जी के घर पर जिन जिन लोगों ने काम किया है, मुझे सबकी डिटेल चाहिए। हाँ सुलेमान बोल। क्यों साहब, ये आनंद राजपूत के आदमियों का चिट्ठा खोल रहे हो क्या? क्यों, तेरे हाथ कुछ लगा क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ लगा है साहब। तो बोलता क्यों नहीं? तो सबसे पहले सारे कारीगर को थोड़ा साइड में निकालिए और आनंद राजपूत का लड़का है ना, सुनील राजपूत, उसको उठा लीजिए। कोई सबूत? ब्लैक 100cc की बाइक, केसरी नगर में आना जाना। उसकी गर्लफ्रेंड रहती है यहाँ पर किराए पर, और उस दिन जब बच्चे की मैयत में आया था साहब, उसकी शक्ल से ही चोर नजर आ रहा था। मैंने खुद देखा है, किसी से नजरें नहीं मिला रहा था वो। साहब 3 दिन से नजर रखा हूँ सुनील राजपूत पर। अम्मी कसम खा के बोलता हूँ लाइन छोड़ दूंगा अगर वो शामिल नहीं हुआ तो। उसके तो चेहरे पर ही खौफ नजर आता है। एक्टर बनने गया था, किडनैपर और किलर बन गया है। सुनील को पकड़ के ले गए? क्यों? पता नहीं। पहले स्टाफ की पूरी डिटेल मांगी, मुश्किल से 1-2 को फ़ोन किया, फिर ऑफिस आ गए, बोले पूछताछ करनी है, ले गए सुनील को। अमन, ऐसा कुछ है जो तुझे पता है और हमें नहीं? नहीं पापा, लेकिन हाँ पिछले 6-7 दिनों से वो थोड़ा चुप चुप रह रहा था। तो ये बात तूने हमें क्यों नहीं बताई पहले? पापा मुझे लगा उसकी कोई ट्रैवल एजेंसी की प्रॉब्लम होगी, और मैं आपको बताता तो आप उससे पूछताछ करते और उसको और टेंशन होगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। सर कुछ तो कहिए, आपको मुझसे क्या पूछना है? इतना परेशान मत हो सुनील, रूटीन जानकारी चाहिए बस। पानी पिएगा? चाय, बिस्किट? जी नहीं, आप बस जल्दी से पूछ लीजिए, आपको जो भी पूछना है। पूछना नहीं है, कुछ दिखाना है। ये देख, इन्होंने ऋषिकेश गुप्ता के बेटे दीपक गुप्ता का पहले किडनैप किया, फिर उसका मर्डर किया, और फिर उसकी लाश को केसी नगर में जोगर्स पार्क के पास फेंक दिया। अब ये जो बंदा है, देख, हमें ये जानना है ये बंदा कौन है। दूसरे बंदे का क्या मतलब? देखिए मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। पता है सुनील, क्योंकि हमें 100% पता है ये जो आगे वाला बंदा है ये तू है। बस पीछे वाले को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चल बोल। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ भी बोले जा रहे हैं सर। क्या बात कर रहे हैं सर? आपको सही में लगता है कि मैंने दीपक का मर्डर किया है? आपको क्या लगता है अब जो बोलेंगे मैं आपकी बात मान लूंगा? सर ये सारी चीज़ें ना आप किसी और के साथ कीजिए, और मुझे सही में नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन में ऐसी भी बातें होती हैं। देख बेटा, पुलिस स्टेशन में क्या क्या हो सकता है ये जानने में, ये समझने में तेरी पूरी उम्र निकल जाएगी। अच्छा एक बात बता, एक एक्टर का जो चेहरा होता है वो बहुत कीमती होता है ना उसके लिए। आप मुझे धमका रहे हैं? मुझे पता है मेरा अधिकार, कानून की जानकारी है मुझे। वेरी गुड, सुपर।
पुलिस से सताया हुआ इंसान, एक नागरिक, नाराज नागरिक, उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग की तूने। चल अब जल्दी से अपने असली कैरेक्टर में आ जा। एक क्रिमिनल का कैरेक्टर, एक खूनी का कैरेक्टर, और एक टेक में मुझे सब कुछ सच सच बता दे। और जाहिर सी बात है, अगर एक टेक में बताएगा तो अतुल के बारे में मुझे सब कुछ बता देगा। अतुल? प्रिया तेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसको तो एक टेक की जरूरत ही नहीं पड़ी। रिहर्सल में ही उसने सब कुछ सच सच बता दिया। सर, मैंने तो सुनील के हाथ पैर तक जोड़े थे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने मुझे धमकाकर फ्लैट में रखा हुआ था। देख, हमें यह तो पता है कि तूने और अतुल ने दीपक गुप्ता को अगवा क्यों किया, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि तुम दोनों ने उसका कत्ल क्यों किया। इस सवाल का जवाब चाहिए हमें। और यकीन मान, अगर तू हमें नहीं बताएगा तो हमें खुरेद कर निकालना पड़ेगा, और अगर हमने खुरेद कर निकाला बहुत दर्द होगा तुझे, ढेर सारा। अरे सुनिए ना, आप में से कोई एक जन आइए प्लीज इधर। देखिए, संभाल के अंदर लेकर जाइएगा, टाइल्स है। सुनील भैया, ओहो, व्हाट्स अप चैंप? आप आज भी राइड दोगे ना मुझे? व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। चले? हाँ। ऑल राइट देन, लेट्स गो। जब ऋषिकेश गुप्ता के घर पर काम चल रहा था, तब सुनील का वहां आना जाना लगा रहता था। उन दिनों सुनील और दीपक की इत्तेफाकन दोस्ती हुई थी। और बेस्ट बात पता है क्या है? स्कूल इतना पास है कि नो स्कूल बस। इतने बड़े बाप का बेटा एसी गाड़ी से आता जाता होगा ना? नहीं रे, स्कूल घर के इतना पास है कि वो पैदल ही आता जाता है। एक हफ्ते तक नजर रखेंगे और सीधा उठा लेंगे। देख दोस्त, अपन तो चुपचाप ही ट्राई करेंगे, लेकिन तेरा दीपक गुप्ता चुपचाप क्यों नहीं बैठेगा? शोर क्यों नहीं मचाएगा? शोर इसलिए नहीं मचाएगा क्योंकि इस बार किडनैपर बिल्कुल कैरेक्टर में होगा। वो मेरे साथ आएगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे सुनील भैया, आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं तुझे ही लेने आ रहा था। तेरे जो भैया है ना पवन, उन्होंने कहा है कि तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? आप मिले क्यों उनसे? बोलो ना सुनील भैया। वो मुझे पता नहीं है, पवन ने कहा है कि जल्दी से तुझे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। अरे सुनील भैया, जल्दी चलो। तूने और अतुल ने मिलकर क्लोरोफार्म से दीपक को बेहोश कर दिया, फिर फिरौती के लिए कॉल किया। वो सिम कार्ड चोरी का था। कहां से आया था वो अतुल ने बंदोबस्त किया था। दूसरे दिन तुम लोग जगह बताने वाले थे, पैसे लेकर दीपक को लौटाने वाले थे। फिर इस बीच ऐसा क्या हुआ कि तुम लोगों ने बच्चे को मार डाला? एक बात तो मेरे ध्यान से ही छूट गई थी। सुनील भैया, छोड़ दो मुझे, जाने दो। सुनील, अभी के अभी इसके पापा को फोन कर, लोकेशन बता, पैसे ले लो और इसको वापस लौटा दे भाई। तुम्हें लग गई यार, अब पैसे भी नहीं मिलेंगे और हम इसे वापस भी नहीं लौटा सकते। मजाक मत कर यार, इसके बाप को फोन कर, पैसे ले और इसको वापस भेज दे भाई। उसके बाद क्या? तुझे क्या लगता है जिंदगी भर अपना मुंह बंद रखेगा? हाँ, अपने फैमिली को हमारे बारे में कभी नहीं बताएगा? भाई डफर हो गया क्या यहाँ से, पागल आदमी? खोट तेरे प्लान में और मैं डफर? अरे यार, मैं कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल थोड़ी हूँ यार। मैं तो ये कैरेक्टर पहली बार प्ले कर रहा हूँ। छोटी मोटी गलती तो कभी ना कभी हो जाती है ना। छोटी मोटी गलतियां? इसे छोटी मोटी गलतियां कहता तू? यहाँ पे जान पे बनाई है, अब क्या करेंगे? अगर ये जिंदा रहा ना तो हम लोग मर जाएंगे। क्या बोल रहा है तू? हाँ, क्या बोल रहा तू?
यार बहुत भूख लगी है, खाने के लिए अंडा ब्रेड लेकर आना। सर मैं उस बच्चे को नहीं जानती थी, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि उन लोगों ने उसे मार डाला था। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है सर, मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे उस प्लान का हिस्सा नहीं बनना था। सुनील ने तो मुझे धमका कर रखा था। मैं इस कैरेक्टर को नहीं निभा पाया, मेरी स्टोरी फ्लॉप हो गई। फिल्मों में चाहे जो, लेकिन असल जिंदगी में जुर्म का सहारा लेकर जो कैरेक्टर बनता है उसकी कहानी हमेशा सुपर डुपर फ्लॉप होती है। और पता है ऐसी फिल्म की एंडिंग कहां होती है? या तो जेल में या फिर फांसी के फंदे पर। अगर तुझमें एक कैरेक्टर निभाने की हिम्मत होती ना, इंसानियत का कैरेक्टर, जिसकी इंसानियत भूले हुए रास्ते को वापस ट्रैक पर लाती है, तो तू दीपक को मारने के बजाय सरेंडर कर सकता था। लेकिन नहीं, तेरे अंदर जो एक्टर है ना, वो बेहद कमजोर है सुनील, जो सही और गलत के फर्क को नहीं समझता, जो पर्दे और असल जिंदगी के फर्क को नहीं समझता। ये सब क्या है बेटा? एक बच्चे को मार दिया सुनील। मुझे भगोड़े की तरह फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर वापस नहीं जाना था। मुझे चाहिए था सेकंड चांस, मेरे हक का सेकंड चांस। तो ऐसे लिया तूने सेकंड चांस? और किस तरह लेता? और क्या चाह रहा था मेरे पास? मुंबई वापस जाकर स्ट्रगल करना चाहता था। कौन देता मुझे पैसे? कौन सपोर्ट करता? आप। प्रिया बेटा, तुमसे उम्मीद नहीं थी हमें। इतना सब कुछ हो रहा था तुम्हारे साथ, हम दोनों को एक बार भी तुमने नहीं बताया। हर बार गुस्से से बात करती, फोन काट देती। हम सोचते टेंशन में होगी, परेशान नहीं करते बेचारी को। प्रिया, भरोसा था तुझ पर कि कुछ खुद के बल पर करेगी। वही तो करना चाहती थी मैं कब इस सब में फंस गई मुझे खुद ही पता नहीं चला। सुनील ऐसा नहीं था, वो बहुत बहुत टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग था, मैं भी। लेकिन हम फेल हो गए मुंबई में। लौट आती ना घर। पापा, हम सेकंड चांस की प्लानिंग कर रहे थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुनील इस हद तक जाएगा। उसका कैरेक्टर पूरी तरह बदल गया है। शायद वही उसका असली कैरेक्टर हो जो तूने कभी देखा ही नहीं। सुनील राजपूत और अतुल विश्वकर्मा को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 363 के तहत किडनैपिंग के लिए और धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण के तहत बुक किया गया है। फिलहाल दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। इस केस में प्रिया की भूमिका को पुलिस ने सुनील के स्टेटमेंट्स के साथ मैच किया और पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि प्रिया को इस केस का आई विटनेस बनाया जाए। एक नाकामयाब करियर को आगे बढ़ाने में इंसान कब तक संघर्ष करे? क्या कोई डेट फिक्स की जा सकती है? क्या पता उस डेट के एक दिन बाद कोई चमत्कार होने वाला हो। खासकर हमारे यानी कि फिल्म और टीवी जगत में इस तरह की चमत्कारी सफलता की कहानियों की कमी नहीं है। लेकिन सालों के स्ट्रगल और लाखों के नुकसान के बाद एक भी ब्रेक ना मिलने की कहानियां कामयाबी की कहानियों से 100 गुना ज्यादा हैं, शायद 1000 गुना ज्यादा हैं। इसलिए मुंबई की माया नगरी में स्ट्रगल स्पॉन्सर करने वाले माँ बाप को दोष देना गलत होगा और साथ ही उन युवाओं को भी दोष देना गलत होगा जो अपने बॉलीवुड के सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन अपने फिल्मी या किसी भी तरह के सपने को पूरा करने के लिए
जिंदगी में अपने सेकंड चांस को ढूंढने के लिए किसी की हत्या करना या किसी भी तरह के जुर्म का सहारा लेना कतई माफी के लायक नहीं है। आप भले ही अपने संघर्ष में बार बार गिरो, आप बार बार उठकर उम्मीद का दामन पकड़े रह सकते हो और शायद तकदीर आपको कामयाबी की दहलीज पार करा दे, लेकिन जुर्म की मदद से कोई सपना साकार नहीं होता है और इंसान इस कदर गिरता है कि उसका दोबारा खड़े होना नामुमकिन हो जाता है। क्राइम नेवर नेवर पेज। हम सब जानते हैं कि जुर्म कितना व्यर्थ होता है, पर फिर भी दिन ब दिन जुर्म बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों है? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख पूरे देश को। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।